शिकार है। दुर्भाग्य से आज उसमें इस मार्गदर्शन का अभाव है, और इसको अगर समझ पाएंगे, उत्तर प्रदेश की इस बड़ी ताकत है। काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर श्री बांके बिहारी का पावन धाम, मां विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट या नैमिषारण्य या फिर सुखतीर्थ या शाकंभरी धाम हो या देवीपाटन धाम, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान सारनाथ हो या कुशीनगर हो या लुम्बिनी हो या कपिलवस्तु हो या श्रावस्ती हो या कौशाम्बी हो या संकिसा हो या फिर हमारा पवित्र सोरो धाम, ये सभी भारत की विरासत की उच्च आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए हमारे पवित्र स्थल हैं। और इसमें केवल आध्यात्मिक जिज्ञासु ही नहीं आता है, अन्य पर्यटक भी आते हैं, वे भी देखते हैं। और याद रखना, इसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ धाम से केवल ब्राह्मण पुजारियों का ही संरक्षण हो पा रहा है क्या? जो टैक्सी वाला है, जो ठेला वाला है, जो फूल पत्ती बेचने वाला है, जो मिठाई की दुकान लगाने वाला है, जो नाविक है, ये कौन लोग हैं? होटल संचालक हैं, कौन लोग हैं? आप लोगों ने कभी इसको माना ही नहीं। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर हो या फिर मथुरा वृंदावन, सुख तीर्थ हो या फिर नैमिषारण्य, यहां पर जहां पर भी ये पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, ये समग्र समाज के विकास की आधारशिला बनती है, रोजगार के नए सृजन की आधार भी बनती है, लोगों के जीवन में भी, और उत्तर प्रदेश की बेहतरीन विरासत के संरक्षण के इस अभियान को भी आगे बढ़ाती है। महोदय, कानून व्यवस्था, भय मुक्त, निवेश अनुकूल और समाज सुरक्षित यूपी आज एक नई पहचान बनी है। 47 से 17 के बीच और सुरक्षा, उच्च अपराध दर, बेटी हो और या व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं। और 17 से 25 के बीच सुदृढ़ कानून व्यवस्था का एक मॉडल प्रदेश बना है। 2,19,000 भर्ती यूपी पुलिस का पार्ट बनी। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2,19,000 भर्तियां की हैं। 1,53,000 पुलिस कार्मिकों के प्रमोशन भी हुए हैं। वर्षों से 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं मिल पाए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी गई, क्योंकि पीएससी में भी इनको सांप्रदायिक न नजर आती थी, लेकिन वे समाप्त कर दी गई थी। और आज महिला पुलिस के साथ साथ 3 महिला पुलिस बटालियन का भी गठन हुआ है। वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन गठित हो चुकी हैं। 3 नई गठित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत भी हम लोगों ने 1,04,718 अभियुक्तों को दोषित करवा करके 70 को मृत्युदंड, 8,785 को आजीवन कारावास, 1,383 को 20 वर्ष की सजा, 5,303 को 10 से 19 वर्ष की सजा, 80,944 को 5 वर्ष तक की सजा करवाई है। और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति का जब्तीकरण का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। महोदय, परिणाम क्या है? परिणाम है, अगर 16 की तुलना में 25 में हम तुलना करें तो डकैती में 94% की कमी आई है। सुपाल जी, 94% की कमी आई है डकैती में। लूट में 82% की कमी आई है। हत्या में 47% की कमी आई है।
फिरौती हेतु अपहरण 50% की कमी आई है, दहेज हत्या में 16% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 50% की कमियां आई हैं। प्रदेश में 17 में जो 4 फॉरेंसिक लैब थी आज बढ़कर के 12 हुई हैं और 6 निर्माणाधीन है। और बाकी अन्य चीजों के बारे में महोदय मैंने यहां पर एक बात कही, ये एक पक्ष है जो हमने 17 तक की कही, 17 से 25 के बीच कही या 17 से पहले की बात कही। 17 के पहले क्या था? पहचान का संकट और सुरक्षा का माहौल। 17 के बाद प्रदेश अपनी एक नई पहचान के लिए जाना जा रहा है। बीमारू राज्य से आज भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। और इसलिए महोदय ये सभी इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उनके विजन को मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ धरातल पर उतारने का परिणाम, उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं, आज जो एक नए अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ा है। हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया, हमने तो नहीं माना, हम लोग तो इस बात को मानते रहे, हमारे संस्कार हैं कि अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इस भाव के साथ चलने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आज अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। और महोदय इसीलिए अब ये विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोग आगामी 2047 की दिशा रखना चाहते हैं, ये एक प्रस्ताव है, ये फाइनल नहीं है। हाउस की जो राय होगी, विशेषज्ञों की जो राय होगी, नीति आयोग के साथ बैठ करके जो तय होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों की जो राय होगी, उसके अनुरूप हम इस विजन डॉक्यूमेंट को फिर फाइनल शेप देंगे। खासतौर पर इन 8 वर्षों में जो कुछ हमने किया है उसके लिए हमने एक टारगेट भी तय किया है। 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। अगले 5 वर्ष में विकास की गति को, जो आज हमारी विकास की गति 15% के आसपास, 14-15 के आसपास है, इसको 20% तक पहुंचाने की, भारत की शताब्दी वर्ष 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत होगा। तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है, हां, भारत 5 से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश 1 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने अपना कदम रखेगा। 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने उत्तर प्रदेश अपने कदम को बढ़ाएगा। इस दिशा में एक लक्ष्य, हम एक टारगेट हम भी तय कर रहे हैं और यह करने के लिए हमने औसत विकास दर 15% जो सुनिश्चित, जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश के योगदान को भी अपनी आबादी के हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हमारा 9.5% जीडीपी में योगदान है, लेकिन आबादी 16% यहां पे है। क्या हम इसको पहले अलग अलग चरण में ले जाकर अपनी आबादी के हिसाब से अपना योगदान देना और फिर उससे बढ़कर के योगदान देना, तो यह इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और पर कैपिटा इनकम भी, आज जो उत्तर प्रदेश की, देश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, नेशनल एवरेज जो पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए है, लेकिन यूपी की अभी यह इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 पहुंचेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब
2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो या उसके बराबर कम से कम हो, जो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी $20,000 प्रति वर्ष। ये व्यवस्था ये हम लोग देने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विजन 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उत्तर प्रदेश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का एक अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करना है। हमारा मिशन है समग्र विकास, हर नागरिक को घर, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना क्वालिटी के साथ। आर्थिक नेतृत्व, उद्योग, कृषि, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करना। सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण, यानी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास का एक बेहतरीन संगम हो। उत्तर प्रदेश उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बने। 2047 हमारा देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस स्वर्णिम अवसर के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने संकल्प के लिए, हमारा शताब्दी संकल्प विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसकी 3 थीम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ शक्ति की, दूसरा सृजन शक्ति की और तीसरा जीवन शक्ति की। इसको हम 12 प्रमुख सेक्टर में रख करके विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5T के मंत्र को भी समाहित करते हुए ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट, इनको जोड़ते हुए हम प्रदेश के इन 12 सेक्टर्स को, जिसमें अर्थ शक्ति जो एक समावेशी विकास का इंजन के रूप में काम करे, जिसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, कृषि विकास, कृषि शिक्षा, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, सिंचाई और जल संसाधन विकास, इस पर फोकस करना, पशुधन की समृद्धि, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, इन सब पर कार्य करना, उद्योगों की उड़ान, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, MSME विभाग, ये सभी उसका माध्यम बनेंगे। डिजिटल प्रदेश, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आस्था का सम्मान, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति विभाग। दूसरा थीम है सृजन शक्ति का, जो विकास की नींव के रूप में काम करेंगे। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर विकास विभाग, आवास और शहरी विकास नियोजन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग, सुगम्य प्रदेश, परिवहन, नागरिक उड्डयन और इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं, जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने में योगदान दे सकते हैं। एक संतुलित विकास हो, विकास जो भी हो पर्यावरण अनुकूल हो, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ ही ऊर्जा के साथ भी हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके। जो आपने कहा कि जो हमारे पास थर्मल पावर है, ये थर्मल पावर की स्थिति एक चैलेंज है। दुनिया के देशों ने इसे बंद किया है, हम लोग इस दिशा में बढ़े हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़े, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के बैकअप के लिए कोई तो चाहिए साधन। हमारे पास हाइड्रो पावर बनाने की सामर्थ्य और उस प्रकार की संभावना नहीं। हम अन्य राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा हमारा होगा, स्थल आपका होगा, आप हमारे प्लांट लगाने दीजिए, उसमें शेयर होगा। लेकिन वहां पर संभावना नहीं बनती है, तो हमारे पास 2 नए क्षेत्र बनते हैं, जिसमें
ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट किया था। खन्ना जी को भी हमने एक टीम के साथ भेजा था, जापान होकर के आए हैं और बहुत शीघ्र एक बड़े डेलीगेशन के साथ फिर वहां हम लोग जाकर के फिर वहां की टीम को यहां बुलाने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी के अंदर चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता है और वह एक संभावना यूपी के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। और दूसरा जो सेक्टर होगा वह पावर के लिए वह होगा हमारे पास, जिसमें लोगों को अनावश्यक रूप से कुछ वैसी स्थिति पैदा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें भी बहुत अच्छे यानी हाइड्रो पावर के संभावनाओं के बाद अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के साथ अगर कोई अन्य संभावना बन सकती है तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे पास संभावनाएं बन सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं जो उस प्रकार के यहां पर निवेश को आगे कर सके और उस दिशा में प्रदेश काम कर रहा है। जीवन शक्ति में समृद्ध जीवन और सशक्त समाज, वंचित को वरीयता, इसमें महिला और बाल विकास, समाज कल्याण के माध्यम से दलित, वंचित, वनवासी, गिरवासी इन सब के जीवन में उत्थान, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कार्य करना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, ये सभी इसके साथ काम करेंगे। आरोग्य प्रदेश के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग इस कार्य को करेंगे। और प्रदेश के अंदर बेहतरीन शिक्षा और युवा शक्ति के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास और सुरक्षा और सुशासन के लिए गृह, होमगार्ड और भाषा आदि के सभी विभाग इस तीन थीम पर 12 सेक्टर में इस पूरे कार्य को हम आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 2 प्रकार की, एक हम अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक रणनीति, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन 3 प्रकार की रणनीति अपनाने जा रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से 29-30 में हम क्या अचीव करेंगे, 35-36 में हम क्या अचीव करेंगे और फिर 46-47 में उत्तर प्रदेश को क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 प्रकार के, यानी हम एक सूक्ष्म समय में, एक कम समय में, कम अवधि के, लघु अवधि के कौन से क्षेत्र में हमें क्या क्या चीजें अचीव करनी है, मध्यम अवधि के कौन से सेक्टर पे हमें काम करना है, पूरी ताकत वहां लगानी है। और फिर इसी प्रकार से हम अन्य कार्यों को भी दीर्घ अवधि के लिए हम 22 वर्ष की इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे सामने होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल होगा। और इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतरीन स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पास उसका एक विस्तार से हम उस चीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लघु अवधि के सेक्टर होंगे 29-30 के बीच में कृषि उत्पादकता और लक्ष्य को बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार करना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना, निर्यात और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, प्रदेश के अंदर भंडारण और मूल्य प्राप्ति को, किसानों की आय को और अधिक बढ़ाने में योगदान देना, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जो हमने अन्य लक्ष्य तय किए हैं, इसमें प्रदेश के अंदर कृषि उत्पादक और लक्ष्य को लेकर के कृषि में इनोवेशन और शैक्षिक और अनुसंधान, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब की स्थापना, पैक्स और एफपीओज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के साथ ही प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में कैसे स्थापित करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का जो दुनिया भर से रोजगार के अवसर हैं उसको उपलब्ध करवाने के दिशा में कार्य करना, प्रदेश की वैश्विक डाटा सेंटर हब और आईटी निर्यात शक्ति के रूप में प्रदेश को स्थापित करना और विश्व स्तरीय आईटी पार्क, टेक्नोलॉजी कॉरिडोर का निर्माण,
इन सभी के लिए भी कार्य करना। आस्था का सम्मान, इसमें नैमिषारण्य, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन जैसे नए पर्यटन कॉरिडोर को विकसित करने के साथ ही रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट के विकास के लिए कार्य करना। वहां पे इको टूरिज्म को भी प्रदेश में उस क्षेत्र, उस सेक्टर को भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाना। देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना, जहां हमारी प्राचीन विरासत यानी उच्च आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक वैभव का गौरव पूरी दुनिया देखे, इसके लिए यूपी को स्थापित करना। ईज ऑफ लिविंग के लिए, लघु अवधि के लिए विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी के रूप में इस कार्य को करना। SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, उसका एक माध्यम बने, इसके लिए हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पे हमारी व्यवस्था आगे बढ़ी है और प्रदेश के अंदर अगले 5 वर्ष के अंदर हर नागरिक को 24 घंटे विद्युत की अनवरत आपूर्ति हो सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। प्रमुख महानगरों में स्मार्ट सिटी में मेट्रो, लाइट मेट्रो, इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के विकास के लिए, बेहतर शहरी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम कार्य करेंगे और इस दिशा में एक सुनिश्चित योजना प्रदेश के अंदर लेके आना और मध्य और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों को भी शामिल कराना। अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, उच्च जीवन स्तर और निवेश के अवसरों के मामले में विश्व के अग्रणी शहरों की बराबरी के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना। हमारे पास जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक चैलेंज है, उस दिशा में भी हम तेजी के साथ काम करेंगे। सुगम्य प्रदेश के रूप में जेवर एयरपोर्ट को भारत के सबसे भव्य और आधुनिकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करना। इस वर्ष के अंत में हम लोग उसको और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। कार्गो ट्रांजिट हब के रूप में प्रदेश की आर्थिक क्रांति का केंद्र हो, इसे बनाना। भारत को विश्व के एयर ट्रांसपोर्ट मानचित्र पर एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना। जेवर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक MRO केंद्र स्थापित करना, जो न केवल देश बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग की मांग को पूरा करें और उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा और विमान अनुरक्षण का केंद्र बनाने के लिए विश्व स्तरीय विमानन इकोसिस्टम का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना। प्रदेश के अंदर ऊर्जा उत्पादन और वितरण में स्मार्ट ग्रिड तकनीक का ऊर्जा भंडारण का एक विस्तार करना। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट हैं, नॉर्थ टू साउथ, इसकी कमी अभी दिखती है और इसको हम बेहतर दिशा में, उस पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, उस पर हम कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए जो संभावनाएं हैं, उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में नए सोलर पार्क स्थापित करने की दिशा में काम करना। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर मल्टीपर्पज ट्रांजिट हब के विकास और सीमा पार व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर को भी आगे बढ़ाना। और दीर्घकालीन रणनीति में हमारा प्रयास है कि हर मंडल में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो सके, हर मंडल में हो, इसके लिए भी सरकार काम करेगी। संतुलित विकास, यानी जिसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस को भी हम फेस आसानी से कर सकें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का